नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग विजन आईएएस की मई 2025 की करंट अफेयर कर रहे थे मैगजीन। उसमें से हमने चैप्टर 1 जो कि था पॉलिटी और गवर्नेंस का, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज यह है इस सीरीज का या फिर कह सकते हो इस मैगजीन का दूसरा वीडियो, और इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए और फटाफट देखते हैं कि क्या है खबरें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य व्यवस्था का मैंने जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंपॉर्टेंट न्यूज हैं कुछ, उनको भी देखना है और बहुत सारी चीजें करना है। चलिए देखते हैं फटाफट क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो मैंने रख दिया है, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज आप देख रहे हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हमने किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों की औपचारिक वार्ता के बाद हम लोग मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर करने की घोषणा जो है कर दी गई है। अब क्या होगा, कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत यूके एफटीए को लागू कर दिया जाएगा और डिजिटल व्यापार, पर्यावरण जैसे 27 अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए भारत और यूके के बीच में व्यापार कितना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे अनुमान है कि 2030 तक या दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आपको देखने को मिलता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यूके से और इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि दोनों देशों ने पारस्परिक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर वार्ता करने के लिए भी सहमति बनाई है। अब ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा समझौता देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि दोनों देशों में आवागमन करने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को एक समय में केवल एक देश में ही सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान का भुगतान करना पड़ता है। दोहरी देनदारियों से बचाव होगा, व्यापारिक गतिविधियां सरल एवं सुविधाजनक होंगी। जो भी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए हम लोग पैसा जमा करते हैं, आप जानते होंगे सोशल सिक्योरिटी के लिए कंपनी पैसा काटती हैं और फिर वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, बाद में आपको वो मिलता रहता है। उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है हम लोगों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत वार्ता करने की बात जो है सहमति की है। ठीक है, इसके बाद जो कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी के लिए अस्थायी रूप से अर्थात 3 साल तक काम करने ले जाते हैं, वे भी इस समझौते के तहत शामिल होंगे। ऐसे कर्मचारी और उनके नियोक्ता केवल अपने मूल देश में ही सामाजिक सुरक्षा टैक्स देंगे और उन्हें दूसरे देश में अलग से सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा जो है हम लोग इस पे बातें कर रहे हैं। यह व्यवस्था किसी कर्मचारी के लिए उस देश से लाभ पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जहां यह सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करता है। साथ ही यूके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का भुगतान करना भी अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। आगे कह रहा है भारत यूके एफटीए की मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर बात किया जाए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शुल्क बाजार पहुंच, शून्य शुल्क बाजार पहुंच। तो यहाँ पे क्या होगा, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर यूके के बाजार में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी शुल्क नहीं लगेगी। यानी कि हम लोग जो भी एक्सपोर्ट करेंगे यूके को, उस पर ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं लगेगा 99% चीज़ों पे। वहीं पे ठीक है, वहीं दूसरी ओर भारत देश में बेचे जाने वाले लगभग 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क कटौती है। यानी कि हम लोग जो ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे उस पे जो 90% प्रोडक्ट हैं उन पे हम लोग लगभग जो है शून्य शुल्क लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि शुल्क में कटौती की जाएगी। एक दशक के भीतर भारत में बेचे जाने वाले 85% ब्रिटिश उत्पाद टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। यानी कि पहले तो हम लोग 90% का जो है शुल्क उनमें कम करेंगे और फिर आने वाले 10 साल के भीतर जो 85% वस्तुएं हैं जो ब्रिटेन से इंडिया में आ रही हैं उनको लगभग हम लोग मुक्त व्यापार के तहत ले आएंगे, या फिर कह सकते हैं कि बिना शुल्क के वो यहाँ आने लगेंगी।
भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, सेवा प्रदाता, व्यवसाय के काम से आने जाने वाले लोग, निवेशक, राइट टू वर्क के तहत कंपनियों के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी, उनके जीवन साथी और आश्रित बच्चे, स्वतंत्र पेशेवर जैसे कि योग प्रशिक्षक आदि शामिल इसमें किए जाएंगे। ये सारे लोग इसके तहत आएंगे, इस एफटीए के तहत। ठीक है। सेवाओं के क्षेत्र में यूके की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, सक्षम सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं जो है उनमें शैक्षिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक और ऐतिहासिक बाजार पहुंच प्रदान की है। ठीक है, यूके ने भारतीयों को जो है इसके लिए मार्केट जो है अवेलेबल करवाई है, आपको देखने को मिलता है। यूके की कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी, यानी कि यूके की जो कंपनियां हैं भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जरूरी वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्य के लिए आपूर्ति से जुड़ी खरीद की बोली लगा सकती हैं। यानी कि भारत सरकार की जो भी कंपनी है वो किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो रॉ मटेरियल या जो भी कुछ भी खरीदती है तो उसकी जो बोली लगाई जाएगी उसमें भी अब ब्रिटेन की कंपनियां भाग ले सकेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एफटीए के बारे में कुछ बात की गई है कि एफटीए आखिर होता क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें। तो एफटीए ऐसे समझौते होते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आसानी आपसी व्यापार पर लगाने वाले सीमा शुल्क एवं गैर प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम करने या खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समझौता जो है वस्तुओं और सेवाओं को, व्यापार को आसान बनाता है। अगर हम लोग एफटीए कर देते हैं तो यहाँ पे शुल्क, टैरिफ वगैरह बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है सेवाएं और वस्तुओं का जो आयात और निर्यात है वो आसानी तरीके से हो सकता है। और यहाँ पे आईपीआर यानी कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनको भी कहीं ना कहीं एफटीए में शामिल किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखा जाए, एक दिया है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होती है, तो जो एफटीए हैं और अन्य व्यापारिक समझौतों की पूर्ववर्ती योजना होती है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। इसमें क्या होता है, व्यापार करने वाले 2 भागीदार देशों के मध्य एफटीए से पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध देखने को मिलता है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होती है। तो एफटीए से पहले जो भी अनुबंध किए जाते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ठीक है, एफटीए जो है विश्व व्यापारिक संघ WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करता है, आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही स्थिति ये है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने निर्यातोन्मुखी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले 5 वर्षों में 13 एफटीए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अब चलिए व्यापार समझौता समझ लेते हैं कि व्यापार समझौता कितने टाइप के होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौते होते हैं। ठीक है, पीटीए होता है, एफटीए होता है, CAPA होता है, CECA, सेसा, सेपा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। सबसे पहले हम लोग पीटीए करते हैं, फिर एफटीए, CEPA, फिर उसके बाद कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट और सबसे बड़ा होता है इकोनॉमिक यूनियन। तो सबसे पहले पीटीए की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, आपस में सहमति से कुछ वस्तुओं के टैरिफ को कम कर दिया जाता है, यानी कि कुछ वस्तुएं हैं उनके टैरिफ को कम कर दिया जाएगा। एफटीए में क्या होगा, अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा, यानी कि पहले तो हमने जैसे 100 वस्तुएं आती थी उसमें से 5 वस्तुओं को हमने क्या किया, कम शुल्क लगा दिया। ठीक है, तो इसे बोलते थे पीटीए। ठीक है, अधिमान्य व्यापारिक समझौता। इसके बाद क्या होता है कि लगभग 90% वस्तुएं, 95% वस्तुएं, 85% वस्तुएं बिना शुल्क के या फिर कम शुल्कों पर जो है आ सकती हैं। हमारे देश में व्यापार होता है एक दूसरे देश के बीच में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एफटीए। अब क्या होगा, इसके बाद CEPA या फिर CECA। CECA को बोलेंगे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और CEPA को क्या बोलेंगे, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इसमें होगा क्या, इसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़कर विनिमय संबंधी मुद्दों, सेवाओं, निवेश, सरकारी खरीद, व्यापार विवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति तथा अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग किया जाता है। यानी कि फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो वस्तुओं के कीमत को कम कर दिया, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो है आईपीआर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, व्यापार विवाद से रिलेटेड जो भी बातें हैं, निवेश से बातें जुड़ी हुई हैं, सरकारी खरीद से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनसे रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड सारी की सारी अब बात की जाएंगी, तो उसे वहाँ पे CECA या फिर CAPA बोला जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आता है कस्टम यूनियन। इसमें क्या होगा, कस्टम यूनियन में जो भी देश शामिल होंगे उनके बीच शून्य शुल्क तथा शेष विश्व के देशों पर समान टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कस्टम यूनियन में तो जो लोग हैं उन पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो देश के विश्व के देश हैं उन पे एक समान टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होगा, अब इसके बाद श्रम और पूंजी का मुक्त आवागमन आपको देखने को मिलेगा। लेबर भी जा सकता है, कैपिटल भी हम लोग खेती वेती या फिर भूमि, ये सारी चीज़ें इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। आसानी से सामंजस्यपूर्ण तकनीकी मानक, ये सारी की चीज़ें फिर हम लोग कॉमन मार्केट में एक दूसरे को देने लगते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक यूनियन आता है। आर्थिक एकीकरण जब चरम पर होता है, एक सामान्य आर्थिक नीतियाँ संस्थाएं जो है काम करने लगती हैं, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक यूनियन बोलते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी थोड़ी थोड़ी। अब बात करते हैं यहाँ पे एफटीओ को लेकर भारत का अनुभव क्या रहा है आज तक का। तो व्यापार असंतुलन में वृद्धि आपको देखने को मिलती है, यानी कि भारत के एफटीए भागीदारों के साथ निर्यात में 31% की वृद्धि हुई है और आयात में 82% की वृद्धि हुई है। यानी कि आज तक हमने जो एफटीए किया है कहीं ना कहीं हम लोग उसमें नुकसान की तरफ देखने को मिलेगा, असंतुलन में वृद्धि हो गई है। वहीं पे दूसरा है पूरी क्षमता का उपयोग ना कर पाना। भारत द्वारा एफटीए का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, यह लगभग 25% के आसपास है, जबकि विकसित देशों में यह दर 70 से 80% तक रहती है। गैर प्रशुल्क बाधाएं, हम लोगों ने शुल्क बाधाओं पे तो एफटीए कर लिया है, लेकिन जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं उन पे हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। असमान प्रतिस्पर्धा, उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया और आसियान के विनिर्माण क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण उद्योगों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपटीशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और बात आती है कि प्रमाणन की आवश्यकता है, मूल देश में उत्पादन का नियम, ये सारी की सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं जो जटिलता जो है बना देती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यापार समझौते का मूल्यांकन केवल व्यापारिक संतुलन के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसके अलावा और भी फायदे हो सकते हैं। यानी कि हम लोग केवल इस बेस पे ना देखें कि हमने जो एफटीए किया है ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, इस बेस पे ना देखें कि हमारा निर्यात बढ़ा या आयात बढ़ा, दोनों में कितना अंतर हुआ, अंतर खत्म हुआ, ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है। क्योंकि एफटीए करेंगे तो हो सकता है हमारे बीच हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी स्थानांतरण हो, मूल्य संबंधित आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो, बेहतर आपसी संबंध बने, व्यापार से संबंधित निवेश प्रवाह बढ़े, विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का बेहतर पहुँच तक भी यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। भारत यूके एफटीए भविष्य के अन्य एफटीए को आकार देने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ईयू और भारत यानी कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच 2007 से समझौता चल रहा है, बातें चल रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हो नहीं पा रहा है हम लोगों के बीच में एफटीए। संवेदनशील क्षेत्रकों की सुरक्षा के बारे में बात किया जाए तो डेयरी उत्पादक जैसे संवेदनशील जो है कृषि जिन्सों को एफटीए की सूची से बाहर रखा गया है। कुछ लोग चिंता कर सकते थे कि जो कृषि जिन्स हैं, कृषि में जो भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग यहाँ पे डेयरी उत्पाद जो है हमारे देश में भेज सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको एफटीए के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, साथ ही संवेदनशील औद्योगिक सामान जैसे प्लास्टिक आदि को एफटीए की सूची से बाहर रखा गया है। इन्हें एक्सक्लूजन लिस्ट यानी अपवर्जन सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत के हितों की रक्षा होगी। ठीक है, शुल्कों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, पारस्परिक लाभ पर जोर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये हो गया एफटीए भारत और यूके के बीच में, मैंने डिटेल में बता दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, मैं वहाँ पे डाल दूंगा और आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। आपने बहुत ज़्यादा इसको न्यूज़ में देखा होगा और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा भी है। चलिए देखते हैं क्या है CPEC। ठीक है, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो होता क्या है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बीच में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इसको कहा जाता है कि हम लोग एक्सटेंड करेंगे, अफगानिस्तान तक इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है फिर चर्चाओं में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, अगर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात करें तो चीन जो है 2015 में BRI बॉर्डर ठीक है BRI प्रोजेक्ट अपना जो है शुरू करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इसी का हिस्सा आपको CPEC देखने को मिल जाता है, जो 2015 में BRI प्रोजेक्ट शुरू किया गया था चीन के द्वारा। है क्या वास्तव में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम
मैरीटाइम सिल्क रोड के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा CPEC। ठीक है, अधिकांश परियोजनाएं ऊर्जा और अवसंरचना से संबंधित इसमें देखने को मिलेगी। ये जो है 3 किलोमीटर लंबी सड़कों, रेलवे लाइंस और पाइपलाइंस का निर्माण किया जा रहा है। उद्देश्य है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के उत्तर पश्चिम में सिंजियांग उइगर स्वायत्त प्रांत के कासगर, यानी कि सिंजियांग प्रांत में जो कासगर है चीन में, वहां से ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। अफगानिस्तान के CPEC में शामिल होने से लेकर भारत की चिंताएं क्या हो सकती हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे भू सामरिक चिंता आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है ये काफी कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ हमें दिख रहा है, जिससे भारत सुरक्षा, आर्थिक हितों, क्षेत्रीय प्रभाव का सीधा असर पड़ सकता है इसकी वजह से। साथ ही मध्य एशिया तक पहुंच के लिए भारत की चाबहार बंदरगाह और INSTC अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे पहलों के रणनीतिक उपयोगिता को भी कम करता है, क्योंकि ये अब जो है कहां जा रहा है, अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे बात करते हैं रणनीतिक घेराव। चीन पहले से ही भारत के चारों तरफ, आपको पता होगा, भारत को ही चारों तरफ से घेर रहा है स्टिंग ऑफ पल्स के माध्यम से, जैसे कि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का, ग्वादर पाकिस्तान का, चिटगांव बांग्लादेश का, इन सब पे चीन ऑटोमेटिक पहले से ही पकड़ बना के रखा हुआ है। आप अफगानिस्तान में भी इसको विस्तार करेगा तो वहीं पर भी कहीं कहीं रणनीतिक बढ़त बना लेगा भारत की अपेक्षा। इसके बाद बात करते हैं भारत पाकिस्तान चीन धुरी का मजबूत होना। अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन धुरी का मजबूत होना, इससे हुआ क्या, अफगानिस्तान पर प्रभाव और मजबूत हो सकता है। पाकिस्तान का जो प्रभाव है अफगानिस्तान पर, इससे और मजबूत होगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत ने तालिबान शासन को जो है मान्यता नहीं दी है या फिर भागीदारी सीमित देखने को मिलती है। यह अफगानिस्तान में भारत के विकासात्मक और मानवतावादी प्रभाव को कम कर सकता है। गौरतलब है भारत ने 2 दशकों से सॉफ्ट पावर अवसंरचना, जलांज डेलाराम राजमार्ग विकास और मानवीय सहायता के माध्यम से यह प्रभाव स्थापित किया है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी देखने को मिलेंगी। तालिबान शासन जो है चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सहयोग से काम भी कर सकता है। तो भारत विरोधी आतंकवाद जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-मोहम्मद, जैश-ए-मोहम्मद जैसे केंद्र बन सकता है अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा, आर्थिक चिंता भी है अफगानिस्तान में, आपको देखने को मिलेगा। लिथियम और रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ खनिज भंडार जो है आपको देखने को मिल जाते हैं अफगानिस्तान में, और साथ ही हाईटेक एवं हरित ऊर्जा उद्योगों में अहम भूमिका निभाते हैं ये लिथियम और दुर्लभ खनिज। तो इससे अगर चीन को ये मिल जाते हैं तो वो जो है इकोनॉमिकली भी बेहतर होता चला जाएगा, संसाधनों पर उसके आसान पहुंच होगी, और भारत को इन खनिजों से कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से आपको देखने को मिलेगा कि भारत पिछड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि CPEC के प्रत्युत्तर में भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले तो भारत क्या करता है, चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल चाबहार का विकास करता है रणनीतिक मार्ग प्रदान करने के लिए, और साथ ही वह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और CPEC कॉरिडोर को बाईपास कर अफगानिस्तान में मध्य एशिया तक पहुंच सकता है इस चाबहार बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा INSTC, जो कि इस बार UPSC प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, आपको याद रखना है। भारत, रूस और ईरान द्वारा 2000 में स्थापित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान होते हुए कैस्पियन सागर एवं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के जरिए उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। ये बात याद रखनी है, यही एग्जैक्ट लाइन जो है आई थी इस बार UPSC के प्रीलिम्स में, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की बात किया जाए, IMEC की बात किया जाए, तो इसको हम लोगों ने G20 के दौरान जो है 2023 में शुरू किया था। उद्देश्य भारत को यूरोप, मध्य पूर्व और UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ के माध्यम से जोड़ना, और साथ में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी भारत काम कर रहा है, क्वाड पे काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा मंच देखने को मिलता है जिसमें कि भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलते हैं। उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिसंतुलित करते हुए नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं कि BRI प्रोजेक्ट है क्या। तो BRI प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 2013 में हुई थी, आपको देखने को मिलेगा। उद्देश्य है कि अंतर महाद्वीपीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ाना है। BRI को वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 घटक आपको देखते हैं,
मिलते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यानी कि ये जो है भूमि आधारित देखने को मिलेगा। वहीं पे न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड देखने को मिलेगा, ये समुद्री मार्ग के आपको जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ये जो CPEC है ये 2015 में शुरू हुआ था और BRI प्रोजेक्ट 2013 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें CPEC से रिलेटेड। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है तीसरे टॉपिक की। देखते हैं अभी तीसरा टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत तुर्की संबंध के बारे में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा जब पाकिस्तान या फिर जो भी आतंकवादी घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान में आतंकवादी विरोधी कार्यवाहियाँ जो है आपको देखने को मिलती हैं और इन कार्यवाहियों की तुर्की ने जो है आलोचना की थी। भारत जो है जब पाकिस्तान पर आतंकवादी विरोधी कार्यवाही करता है तो तुर्की क्या करता है, आलोचना करता है भारत की और कहता है कि कहीं ना कहीं भारत जो है गलत कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इसकी वजह से भारत और तुर्की संबंधों में आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती है और इसी से रिलेटेड जो है भारत तुर्की संबंध चर्चाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि संबंध हैं क्या। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की और उकसावे वाला कदम बताया कि भारत जो है पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो भी एक्शन ले रहा है ये उकसाने वाला कार्य है। ठीक है, और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के भीतर किए गए हमले के व्यापक संघर्ष के खतरे बढ़ सकते हैं या फिर व्यापक हमले के खतरे जो है व्यापक संघर्ष हो सकता है दोनों के बीच में। आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए सुंगर ड्रोन को भी निष्क्रिय किया था, जो कि ड्रोन कहाँ पे बने हुए थे, तो तुर्की का बना हुआ ही था। ठीक है, इसके बाद जो है भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था, जो भारत में 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य कर रही थी। ठीक है, भारत के कई विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग समझौते को भी निलंबित कर दिया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पृष्ठभूमि क्या है भारत और तुर्की संबंधों की। तो आपको देखने को मिलेगा 1948 में राजनयिक संबंध बनना स्टार्ट होते हैं और 1983 में संयुक्त सहयोग या फिर आर्थिक सहयोग आपको देखने को मिलेगा और फरवरी 2023 को आपने देखा होगा मेजर जो है जब भूकंप आता है तुर्की में तो हम लोग काफ़ी मानवीय सहायता के नाम पे ऑपरेशन दोस्त चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं। आपको देखने को मिलेगा आर्थिक और वाणिज्यिक भागीदारी के बीच में अगर बात किया जाए तो दोनों के बीच जो है $10.4 बिलियन भारत ने तुर्की के साथ व्यापार अधिशेष बनाए रखा है, यानी कि भारत जो है अधिशेष में रहता है व्यापार करके $10 बिलियन। ठीक है, भारत से निर्यात होता है खनिज, ईंधन, वस्तु, विद्युत मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, रसायन, रबर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इनको भेजते हैं। वहीं से आयात हम लोग क्या करते हैं, मार्बल, सोना, सेब, सब्जियां, सीमेंट, रसायन, मोती, लोहा, इस्पात आदि जो है हम लोग वहाँ से मंगाते हैं। बात किया जाए कि लोगों के बीच आपसी संबंध तो 3000 भारतीय जो है तुर्की में लगभग 3000 भारतीय नागरिक, जिनमें से 200 छात्र शामिल हैं। ठीक है, वहीं पे लगभग 2023 में 3 लाख पर्यटक तुर्की घूमने के लिए गए थे हमारे देश से। संवाद कार्य प्रणाली की बात किया जाए तो शिक्षा और व्यापार के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत तुर्की संयुक्त आयोग यानी कि नियमित संवाद तंत्रों के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध सक्रिय बनाए रहते हैं। हालांकि ये संबंध हमेशा सहज नहीं होते। तो ये होगी जनरल सी जानकारी। ऑपरेशन दोस्त की बात कर लिया जाए, न्यूज में है तो ऑपरेशन दोस्त हम लोगों ने फरवरी 2023 में चलाया था। तुर्की में जो है दक्षिण प्रांतों में विनाशकारी भूकंप की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद भारत ने तुरंत तत्काल प्रभाव से राहत मिशन जो है शुरू किया था ऑपरेशन दोस्त के जरिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे भारत के लिए तुर्की का महत्व क्या है। तो जो है तुर्की की जो सामरिक अवस्थिति है जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC का हिस्सा देखने को मिलता है। यह गलियारा भारत के लिए यूरोप एवं मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात किया जाए, तुर्की मध्य पूर्व, काला सागर जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इससे भारत को इन क्षेत्रों की जानकारी रखने, अपना प्रभाव बनाए रखने में तुर्की से मदद मिल सकती है। वैश्विक मंच में बात किया जाए तो दोनों देश G20 के सदस्य हैं और साथ ही जो है दोनों देश UNSC में सुधार जैसे ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दे भी समान जो है रुख रखते हैं। और ध्यातव्य है कि
तुर्की यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थक भी है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत तुर्की संबंधों में वर्तमान में चुनौतियां क्या देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान को सैन्य राजनयिक समर्थन जो है दे रहा है चीन के बाद तुर्की। चीन के बाद तुर्की देखने को मिलेगा पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन के आया है, जैसे कि ड्रोन हो गया, कारवेट हो गया, मिसाइल हो गया, F-16 अपग्रेड शामिल भी आपको देखने को मिलते हैं। इससे पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली, रक्षा क्षमता मजबूत होती है और वह भारत के साथ तनावपूर्ण स्थितियों का लंबे समय तक सामना कर सकता है। कश्मीर के मुद्दे में हस्तक्षेप करता रहता है, जो भी आपने देखा होगा कि तुर्की समय समय पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकृत करता रहता है, ठीक है। जैसे कि मुद्दा 370 को हटाने को लेकर था, उसमें भी इसने भारत का विरोध किया था। भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाने में मदद करता है। तुर्की समर्थित सोशल मीडिया, दुष्प्रचार और डिजिटल कंटेंट भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं पैदा करता है। तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान का नया गठजोड़ आपको देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। तुर्की और अजरबैजान जो है दोनों देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना किया था और तुर्की और पाकिस्तान बगदाद संधि, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रह चुके हैं। वे ईरान के साथ क्षेत्रीय विकास सहयोग में भी भागीदारी कर रहे हैं, ठीक है। इस्लामी रुख और अखिल इस्लामवाद। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस्लाम समर्थक रुख और वैश्विक मुस्लिम एकजुटता संबंधी दृष्टिकोण के कारण भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना की है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव भी आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान केंद्रित रुख की ओर तुर्की का सुझाव देखते हैं क्या है इसका, ठीक है। ऐतिहासिक संबंध और शुरुआती समर्थन। भारत और तुर्की दोनों ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। और साथ ही भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की का पक्ष लिया था, उनका समर्थन किया था। आपको याद होगा खलीफा जो है खिलाफत आंदोलन के समय में हम लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता के बाद ऐसे संबंध देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर कहीं ना कहीं तुर्की का झुकाव अधिक रहा है। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की बात किया जाए तो 1950 के दशक में तुर्की और पाकिस्तान के बीच शाश्वत मित्रता संधि हो गई थी और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए CNTO में शामिल हुए थे दोनों। यहाँ पे पाकिस्तान के ने इस अवसर का उपयोग भारत के खिलाफ तुर्की का समर्थन पाने के लिए भी किया था। और देखने को मिलता है 2025 तुर्की और पाकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत, विविध और संस्थागत बनाने के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध। 1998 में तुर्की ने भारत के परमाणु परीक्षणों की आलोचना की थी और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का समर्थन किया था। तुर्की ने पाकिस्तान के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता का समर्थन किया था। तो ये सारी चीजें हो गई भारत और तुर्की संबंधों के बारे में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और उसको देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण। आपको देखने को मिला होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्यक्रम की पहली समीक्षा जब पूरी की तो अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग $1 बिलियन विशेष आहरण अधिकार SDR 760 मिलियन देने की अनुमति दी है पाकिस्तान को। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करें तो या उन देशों की सहायता की जाती है इसके द्वारा जो संरचनात्मक बाधाओं या धीमी समृद्धि दर और अंतर्निहित कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही IMF ने रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटी RSF ऋण कार्यक्रम के तहत $1.4 बिलियन जो है के ऋण को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस ऋण को मंजूरी दिए जाने की आलोचना की है और मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे SDR के बारे में बात कर लेते हैं कि SDR क्या होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया था।
ठीक है, यहाँ पे ये कोई मुद्रा नहीं देखने को मिलती है, बल्कि आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लेखा इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करता है। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी और जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, इनका एक बास्केट होता है, उसके आधार पर इसका मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति या निजी संस्थाएं एसडीआर को नहीं रख सकते, ये भी बात आपको याद रखनी। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो है, इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो 1944 में जो है आईएमएफ और विश्व बैंक नामक दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है, इसी में आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिनको हम लोग ब्रिटेन वुड्स संस्थान बोलते हैं। ठीक है, इनको अगर कार्य की बात किया जाए, आईएमएफ के पास कौन से कार्य हैं? तो वैश्विक स्तर पर माइक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की सहायता करना और अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण भुगतान करना, सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करती है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कहीं न कहीं आईएमएफ अपना योगदान दे सकती है। अगर बात किया जाए कि इसकी सदस्य संख्या की है क्या है, तो 191 देश हैं और आईएमएफ का सदस्य भारत भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपको विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो आपके पास आईएमएफ की सदस्यता होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं संगठनात्मक संरचना की। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, सर्वोच्च निकाय होता है ये, जो कि प्रत्येक देश का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर इसमें शामिल होता है, और ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी तरह एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड होता है, जिसमें 25 सदस्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के काम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। भारत का कोटा अगर इसमें देखा जाए, मतदान की शक्ति जो है कोटा के बेस पे जो है निर्धारित होती है, जितना आपने इसमें पैसा दिया होगा उसी के हिसाब से आपका कोटा निर्धारित होता है। भारत का कोटा 2.75% यानी कि 8वां सबसे बड़ा कोटा देखने को मिलता है विश्व में। अमेरिका का जो कोटा है वो लगभग 17% आपको देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय समिति या क्या करती है, या आईएमएफ के 25 सदस्यीय एक सलाहकार निकाय है, जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आदि रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। अब बात करते हैं आईएमएफ के विभिन्न प्रकार के फंड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जनरल रिसोर्सेस अकाउंट हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट हो गया, रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी ट्रस्ट हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, फंड देखने को मिलते हैं, साधन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जनरल रिसोर्सेज अकाउंट की, तो इसमें क्या होगा, गैर रियायती शर्तों पर ऋण दिया जाता है, यानी कि बाजार आधारित जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर दिया जाएगा। किसी देश को भुगतान संतुलन की समस्याओं का समाधान करना, कोटा सीमा के अनुरूप ऋण ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है जनरल रिसोर्सेज अकाउंट में। ठीक है, इसके साथ ही पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट की बात किया जाए तो इसमें पॉवर्टी कहाँ होती, निम्न आय वाले देशों को दीर्घावधि और रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के थ्रू, और इसमें ब्याज मुक्त वित्त, पोषण आदि भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उद्देश्य है बीओपी संकट की स्थिति से निपटने के लिए निम्न आय वाले देशों की मदद करना। ठीक है, इसी तरह से रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों को वहनीय ब्याज दरों पर दीर्घावधि का वित्त जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन विकसित करने में मदद मिलती है। आगे है आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ऋण को लेकर भारत ने क्यों चिंता व्यक्त की है। आपको पता होगा, भारत कहता है कि पाकिस्तान जो है कहीं न कहीं इस धन का दुरुपयोग करेगा और सैन्य गतिविधियों को प्रायोजित कर सीमा पार आतंकवादी घटनाओं को जो है गतिविधियों को चलाएगा। साथ ही सेना की भूमिका, पाकिस्तान की सेना का आर्थिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। नीतिगत विफलताओं और सुधारों के उलटफेर का जोखिम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वैश्विक मूल्यों का कमजोर करना आपको देखने को मिलेगा। सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। अगर आईएमएफ जैसे पाकिस्तान को लोन देती है तो इससे
वित्त पोषण एजेंसियों और दानदाताओं की छवि पर प्रश्न चिन्ह कहीं न कहीं लग जाता है कि आपने जो है किसी को दिया है लोन जो आतंकवाद जैसी घटनाओं को प्रायोजित करते हैं। आईएमएफ संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग पाकिस्तान कर रहा है, बहुत बड़ा ऋणी आपको देखने को मिलता है। जो है आईएमएफ कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कमजोर करता है कहीं ना कहीं। 1989 से लेकर अब तक पाकिस्तान 35 साल में 28 वर्षों में जो है आईएमएफ से धन प्राप्त कर चुका है। यानी कि 35 में से 28 वर्ष ऐसे थे जिनमें पाकिस्तान ने जो है आईएमएफ से लोन लिया है। आईएमएफ के कार्यक्रमों उसकी निगरानी या पाकिस्तान द्वारा उसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करता है। अब आईएमएफ से जुड़ी चिंताएं अन्य देख लेते हैं। अप्रभावकारी मतदान प्रक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि किसी ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं। आप उसे एब्सटेन कर सकते हैं, उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन आप खिलाफ जो है मतदान नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक गवर्नेंस संरचना देखने को मिलेगी। मतदाता शक्ति, मतदान शक्ति का वितरण सदस्य देशों के कोटे पर आधारित है, जिसमें से विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय देश और जापान के पक्ष में। ठीक है। 2010 में आईएमएफ ने एग्जाम्पल के रूप में 2010 में आईएमएफ ने ग्रीस के ऋण के लिए जो है अपने नियमों में बदलाव कर लिया था, क्योंकि कोटा बेस्ड जो है इसमें आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं मतदाता अधिकार मिल जाते हैं आपको। अप्रभावी मूल्यांकन देखने को मिलेगा। 2001 में आईएमएफ ने जो है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य आईएमएफ की नीतियों, गतिविधियों और निष्पादन के विभिन्न पहलुओं का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करती है। ये जो संस्था है इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन ऑफिस। ठीक है। यदि आईईओ यानी कि यही जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है इसको स्वतंत्र बताया जाता है, परंतु इसे सीधे आईएमएफ द्वारा ही शासित में वित्त पोषित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये टॉपिक भी हो चुका है आपका आईएमएफ से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के पहलगाम अटैक के बाद भी जो है लोन दिया गया उसको, और यही सारी समस्याएं थी। तो ये भी टॉपिक आपका हो चुका है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक और उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। आपने पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, जानकारी सुनी होगी, उसी से रिलेटेड न्यूज है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, जर्मनी के बर्लिन शहर में यूएन पीस कीपिंग यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्री स्तरीय बैठक 2025 में संपन्न हुई थी। अच्छा, यूएन पीस कीपिंग के अगर घटक देखा जाए तो राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में काम करती है, निरस्त्रीकरण, डीमोबिलाइजेशन, पुनः एकीकरण, ऐसे कामों में काम करती है, चुनाव का समर्थन करती है, नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकार और विधि का शासन से संबंधित सारे के सारे काम हैं इसके, इन क्षेत्रों में, इन डायमेंशंस में सारे काम करती है। अगर बात किया जाए कि जो 2025 में बैठक हुई तो जर्मनी में जो है इसको आयोजित किया गया है। ठीक है। शांति स्थापना के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है मंत्री स्तरीय बैठक। 2015 में न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है। मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स की एक कंपनी, महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, स्वात पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भारत ने क्या क्या जो है यहाँ पे क्विक रिएक्शन फोर्स की बात की गई है। इसकी जो है एक महिला कंपनी जाएगी, महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, स्वात पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण की बात की है, और साथ ही क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा भी इसमें की गई है। अब बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में। इसकी उत्पत्ति जो है 1948 में हुई थी, जब मध्य पूर्व में जो है युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसकी तैनाती कैसे होती है, तो इसकी तैनाती की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक संकल्प पारित होता है, उसके बाद जो है इसको जो है संबंधित जो है मिशन का आदेश देगी और फिर इसको जो है तैनात किया जाएगा। मिशन के लिए बजट और संसाधनों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मंजूरी मिलती है, यानी कि इसको कहाँ पे लगाना है ये तो फैसला करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके लिए जो बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, संसाधन जो भी लगेंगे उससे रिलेटेड काम करेगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है।
बात करते हैं युद्ध विराम या शांति समझौतों से जुड़े मिशनों के मुख्य नियमों और सिद्धांतों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संघर्ष में शामिल पक्षकारों की सहमति चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और आत्मरक्षा या दिए गए मिशन की रक्षा के लिए जब तक जरूरी ना हो हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इनके सिद्धांतों नियम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों को ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है। ब्लू हेलमेट्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि शांति स्थापना को जो भी जब भी ये मिशन चलाते हैं तो ये हेलमेट जो है ब्लू कलर का पहनते हैं, इसीलिए इनको जो है ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान डैमरशोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। यह सम्मान भारत के शांति रक्षक सैनिकों के मनोप्रांत उनकी सेवा और बलिदान के लिए दिया गया था। बात किया जाए गवर्नेंस की तो शांति स्थापना विभाग इसका जो है संयुक्त राष्ट्र का जो भाग है उसके द्वारा औपचारिक रूप से 1992 में इसका गठन किया गया था। शांति स्थापना अभियान विभाग का जो है गठन किया गया था 1992 में। यही क्या करता है, दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक एवं कार्यकारी दिशा प्रदान करता है। ठीक है, शांति स्थापना अभियान विभाग। वर्तमान में यह विभाग पश्चिमी सहारा, गोलन जो गोलन हाइट्स वाला इलाका है इजराइल वाले इलाके में वो, और कांगो डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पे जैसे 11 क्षेत्रों में शांति स्थापना मिशन चलाए जा रहे हैं। इसको जो है 1988 में नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, सिद्धांत की बात किया जाएगा तो कैपस्टोन सिद्धांत जो है इसके बारे में बात करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के मार्गदर्शन सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है। कैपस्टोन सिद्धांत यह है क्या, या क्षेत्र में सेवा करने के लिए तैयार हो रहे सैन्य, पुलिस और सिविल कर्मियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का सिद्धांत 2005 कहता है कि हिंसा और उत्पीड़न के सबसे भीषण रूपों को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एक्ट। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग में भारत का योगदान अगर देखा जाए तो भारत ने अब तक जो है 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक सैनिकों को भेजा है, 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेज चुका है इनको। वर्तमान में भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैन्य प्रदाता आपको देखने को मिलेगा। भारत ने कोरियाई युद्ध में युद्ध विराम और साइप्रस कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्षमता निर्माण की बात किया जाए तो भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में भारत का सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग की स्थापना किया है और इसमें जो है प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत पहला ऐसा देश बनता है जो कि 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य संगठन की टुकड़ी जो है भेजता है। शांति स्थापना के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं? शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के शांति रक्षक सैनिक जो है इजराइल और लेबनान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसमें जो है भारत जो है सैनिकों को निशाना बनाया गया। मेजबान देशों का विरोध देखने को मिलता है, जैसे सूडान ने अफ्रीकी यूनियन यूनाइटेड नेशंस हाइब्रिड ऑपरेशन इन दाफूर का विरोध किया था। विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे हैं। 1990 के दशक में शांति रक्षक सैनिक रवांडा और स्रेब्रेनिका में नरसंहार को रोकने में असफल हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारी आपको जो है चुनौतियां, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस की अच्छा कार्य करने को मिल रहा है, देखने को मिलता है। तो ये हो गई हैं जो बड़ी न्यूज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आगे आ जाएंगी संक्षिप्त सुर्खियाँ, न्यूज इन शॉर्ट जो भी थी उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाएगा तो अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य जो है बन गया है। न्यू डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय संघाई चीन में देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति अगर बात किया जाए तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट जो है ये ब्रिक्स के द्वारा ही स्थापित की गई थी। एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और 2015 से जो है एनडीबी ने नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक ने काम करना शुरू कर दिया था। उद्देश्य है कि बहुपक्षीय विकास बैंक है। उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।
आज इसके सदस्य देश अगर आपको देखने को मिलेंगे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया देखने को मिलते हैं। एनडीबी का अनुच्छेद 2 अगर देखा जाए तो इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है। ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों सदस्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, उरुग्वे को इसके संभावित सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और देखने को मिलेगा एनडीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इसने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा करने के बाद इसे जो है आधिकारिक तौर पर सदस्यता मिल जाएगी। किसको? उरुग्वे को। पूंजी की और शेयरधारिता की बात किया जाएगा तो इसकी शुरुआत हुई थी $100 बिलियन के साथ और सभी 5 संस्थापक सदस्यों को इसमें कुल $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी दी गई है। मतदान शक्ति जो है किसी भी संस्थापक सदस्यों की संयुक्त मतदान शक्ति कम से कम 55% होनी चाहिए, ऐसी जो है इसमें कंडीशंस डाली गई हैं। यहाँ पे बात की गई है एशियाई डेवलपमेंट, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, इन सब में अंतर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण आदि करना। ठीक है, भारत इसका सदस्य आपको देखने को मिलता है। एशियाई अवसंरचना बैंक की बात किया जाएगा तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में देखने को मिलेगा। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य रूप से एशिया में वैश्विक पहुंच के साथ साधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। भारत इसका पूर्ण सदस्य है, आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकी विकास बैंक अदिस अबाबा इसकी जो मुख्यालय है अफ्रीकी विकास बैंक का आबिदजान में है और ये आबिदजान कहाँ पे है तो कोटे दी आइवरी। आपको जब अफ्रीका का मैप पढ़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको नीचे की तरफ वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास से काम करता है। भारत भी इसका कहीं कहीं जो है आपको सदस्य देखने को मिलता है। ठीक है, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं का समकालीन महत्व देखने को मिलता है। सतत और समावेशी विकास में इनकी जो है भागीदारी, जैसे कि भारत देखा जाए एनडीबी द्वारा समर्थित भारत में $4.87 बिलियन की लगभग 20 परियोजनाएं चल रही हैं। अवसंरचना और निवेश संबंधी अंतराल को भरता है। अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाना, निजी निवेश को बढ़ावा और वित्त पोषण की कमी को दूर करना, ये सारे कार्य हो सकते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना, यानी कि सीमा पार सहयोग को सुगम बनाना। उदाहरण के लिए एनडीबी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने दक्षिण सहयोग को मजबूती प्रदान की है। तो ये हो गया आपका एनडीबी से जुड़ा हुआ जो भी न्यूज़ थी वो भी हो चुकी है। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से रिलेटेड। तो रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी के लिए आग्रह किया था अभी। तो बात कर ले रहे हैं IAEA की जो है क्या है, ये कहाँ स्थापना हुई, कैसे क्या है। तो IAEA का जो मुख्यालय देखने को मिलेगा ये आपको वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेगा और इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही एक स्वायत्त संगठन आपको देखने को मिलेगा जो कि 1957 में अस्तित्व में आया था। आदर्श वाक्य है शांति और विकास के लिए परमाणु। 180 इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। उत्तर कोरिया जो है 1974 में शामिल हुआ और 1994 में जो है इसकी सदस्यता त्याग दी थी नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष वियना में मिलते हैं। सम्मान की बात किया जाए, शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। IAEA और NPT, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। IAEA परमाणु अप्रसार संधि NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NPT के तहत प्रत्येक परमाणु हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक समझौता CSA पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ताकि IAEA अपने दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा NPT के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे NPT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। ठीक है, 1970 में ये लागू हुई थी NPT और 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था और 191 देश में शामिल हो चुके हैं।
जिनमें सभी 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए भी शामिल है। भारत, इजराइल और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसमें जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। 2003 में भारत जो है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो बाहर हो गया था। यानी कि भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने इसमें हस्ताक्षर ही नहीं किए, और कोरिया, नॉर्थ कोरिया 2003 में इससे पहले हस्ताक्षर उसने किए थे, और फिर ये जो है बाहर हो जाता है। अच्छा, परमाणु अप्रसार से संबंधित अन्य भी इसमें संधियां को देखने को मिलेंगी, जैसे कि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, तो 1963 में बनी थी, याद रखना है। भारत जो है इसमें संधि का हस्ताक्षर है, कहता है कि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों का जो है परीक्षण आप नहीं करेंगे। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रबंधन संधि CTBT 1996 में आई थी। परीक्षण विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों को लिए हों या फिर किसी अन्य के लिए। भारत इसका हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो व्यापक है उस पर भारत नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से जो प्रतिबंध लगाती है उसमें है। परमाणु हथियार निषेध संधि, भारत इसका भी हस्ताक्षर नहीं है, 2017 में ये हुई थी। तो ये हो गई NPT से रिलेटेड, परमाणु हथियारों से रिलेटेड जो भी संधियां हैं उसके बारे में भी हमने जो है जानकारी यहाँ पे ले ली है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की 2 न्यूज बची हुई हैं और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 प्रतिबंध समिति है उसके बारे में बात किया गया है। तो भारतीय अधिकारियों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसका जो जिम्मेदारी ली थी वो TRF ने ली थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जानकारी है। तो 1267 प्रतिबंध समिति जो है 1267 प्रतिबंध समिति के बारे में बात किया जाए तो इसे ISIS या फिर जो ईरान और इराक वाला है, और अलकायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ISIS और अलकायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। 1267 को स्थापना 1999 में हुई थी। ISIS जो है, ISIS, अलकायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य इसमें शामिल हैं। यह समिति आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक, संपत्ति को जब्त करने आदि फैसले लेती है। तो ये हो गया है। ठीक है, तो अगली और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई आखिरी खबर देख लेते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत ने 2025-26 के लिए जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, भारत इसका जो है अध्यक्ष है, किसका, एशियन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना जो है एक देखने को मिलेगा, ये अंतर सरकारी संगठन आपको देखने को मिलता है, और 1861 में 8 संस्थापक सदस्य देश जो हैं इसमें शामिल थे और इसकी स्थापना किया था। भारत भी इन 8 देशों में जो है शामिल था, संस्थापक देशों में, किसके, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो सदस्य देश देखा था तो 21 अर्थव्यवस्थाएं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की हैं अब इसमें शामिल हो चुकी हैं। इसकी भूमिका की बात किया जाए तो नई आवश्यकताओं का अनुसंधान करता है, उन पर कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय योगदान को बढ़ावा देता है, और आर्थिक नीतियों के प्रदर्शन व संरक्षण आदि सारी चीजें करता है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक। थोड़ा लंबा था, लेक्चर भी थोड़ा लंबा था, लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो इसको कंप्लीट देख लेना, दोबारा भी हो सके तो अगर जरूरत पड़े तो देख लेना, और कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे या फिर अलग से वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने पॉलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में आ जाएगा, जिसमें हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर जो है उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।